देश के 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव के खत्म होने के बाद आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी शुरू हो गए हैं। कहीं कहीं तो विपक्ष द्वारा ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही लेकर कई वीडियो भी वायरल हुए हैं और ट्विटर पर शेयर किए गए हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है वो जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग कैसे की जाती है और पूरा इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है और किस तरह से वोटों की गिनती और रुझान की प्रक्रिया को टीवी पर दिखाया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और अंत में एक सरकार बनाई जाती है। अगर भारत के चुनाव सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर दो प्रकार से वोटिंग की जाती है। पहला कागजी मतपत्रों द्वारा और दूसरा ईवीएम मशीन द्वारा। कागजी मतपत्रों द्वारा 1990 के दशक तक भारतीय चुनाव में इस्तेमाल होता था। इसमें 5 लाख लोगों द्वारा मैनुअल वोटिंग पद्धति का इस्तेमाल करने के कारण चुनाव संबंधी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना भी संभव हो गया था। इसलिए चुनाव आयोग ने सबसे पहले 1977 में ईवीएम से वोट करवाने के बारे में सोचा था। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ईवीएम मशीन के डिजाइन होने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद साल 1979 में पहली ईवीएम मशीन मॉडल तैयार किया गया था और चुनाव आयोग ने 6 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के सामने उसको प्रस्तुत किया। जब तमाम राजनीतिक दलों को ये मशीन पसंद आ गई तब ईवीएम मशीन को बनाने की जिम्मेदारी ईसील और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल को सौंप दिया गया, जिसके बाद ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ। 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया। चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को वैधानिक रूप दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ था। दिसंबर 1988 में संसद में इस कानून में संशोधन किया गया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नई धारा 61A जोड़ी गई जो आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। संशोधित प्रावधान 15 मार्च 1990 से प्रभावी हुआ। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 1990 में अनेक मान्यताएं प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व वाली चुनाव सुधार समिति बनाई गई। भारत सरकार ने ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी विषय विचार के लिए चुनाव सुधार समिति को भेजा, जिसमें भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें कई समिति तैयार होकर ईवीएम मशीन की जांच की। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये मशीनें छेड़छाड़ मुक्त है। हालांकि इसकी एक बार नहीं बल्कि और भी जांच की गई है। इसके बाद ईवीएम से चुनाव करवाने के लिए हम सहमति 1998 को मिल गई, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में 25 विधानसभा सीटों पर इससे चुनाव करवाए गए और फिर इसके बाद 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर और इसी के साथ फरवरी 2000 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 45 सीटों पर ईवीएम से चुनाव करवाए गए। और जब इन सभी जगहों से पॉजिटिव रिस्पांस मिले तब 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव करवाए गए। आपको बता दें कि 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10.75 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और इसी के साथ ई लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तभी से सभी चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम मशीन के कई फायदे हैं, जैसे वोटिंग में बहुत कम समय लगना, बिना नुकसान पहुंचाए ईवीएम के प्रोग्राम में बदलाव नहीं किया जाना, जिस कारण वोटों में हेराफेरी नहीं की जा सकती है। एक व्यक्ति का केवल एक ही वोट डाला जाना है क्योंकि उसके दूसरे प्रयास से कोई बदलाव नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम में वोटिंग डालना 10 साल तक सुरक्षित रहता है। वोटों की गिनती और परिणाम घोषित होने पर भी पिछली प्रणालियों की तुलना में कम समय लगता है। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल बिना बिजली के भी किया जा सकता है क्योंकि मशीन बैटरी से चलती है। ईवीएम मशीन अवैध मतों की संभावना कम करती है, गणना प्रक्रिया तेज बनाती है और मुद्रण लागत बढ़ाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कागजी मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट की। तो उसके नाम से ही पता चलता है कि उसमें वोटिंग डाक के जरिए किया जाता है। पोस्टल बैलेट जो कि एक डाक मतपत्र होते हैं, ये 80 के दशक में चलने वाले पेपर बैलेट्स की तरह होता है। चुनाव में इनका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी नौकरी के चलते अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर या एम्बेसी वोटर्स भी कहा जाता है या इन्हें एमसीटी वोटर्स भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहले से ही चुनाव क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है, इसलिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है जैसे मिलिट्री में काम कर रहे हैं सैनिक, जिनकी घर से उनकी दूर पोस्टिंग हुई होती है, जो सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं, चुनाव के कार्य में लगे हुए कर्मचारी और भारत के लिए विदेश में काम करने वाले एम्बेसडर। पोस्टल बैलेट में मतदाता को उसके लिए चुनाव आयोग से मिले फॉर्म
13B में दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने एक निशान लगाकर अपना वोट डालना होता है। फिर वही निशान लगाकर पेपर को छोटे लिफाफे के अंदर डालकर उस लिफाफे को बंद कर दिया जाता है और साथ ही इस लिफाफे पर फॉर्म 13B का लेबल भी चिपका दिया जाता है। इसके अलावा उस पर साइन करवा कर चुनाव अधिकारी से भी ऑथराइज करवा दिया जाता है। पोस्टल बैलेट से वोट डालने वाले वोटर निर्धारित प्रारूप में अपने बैलेट डाक के जरिए या सीधे संबंधित जिले के रिटर्निंग ऑफिसर तक भेजता है। रिटर्निंग ऑफिसर उस बंद लिफाफे को बिना खोले मत पेटियों में रख देता है। मत पेटी को निर्धारित समय पर मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है, जो कि वहां पर सेफ पड़ा रहता है और फिर उसे उसी दिन खोला जाता है जिस दिन मतगणना की जाती है और अंत में इसे गिनने के बाद सरकार के बनने का ऐलान कर दिया जाता है। इसी प्रकार पूरा प्रोसेस किया जाता है। लेकिन अब ये जानते हैं कि मतदान के दिन पड़े इन वोटों को गिना कैसे जाता है, इनकी काउंटिंग आखिर कैसे की जाती है, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो ज़रूर ही आता होगा। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को भी आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। दोस्तों, चुनाव खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रूलिंग ऑफिसर ईवीएम को मतदान गणना केंद्र पर बने स्ट्रांग रूम पर मतगणना वाले दिन अलग अलग चरणों में मतों की गिनती होती है। मतों की गिनती के दौरान ईवीएम के क्षतिग्रस्त होने या वीपी पेड पर्चियों में किसी गड़बड़ी के पाए जाने पर चुनावी की देखरेख कर रहा रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत इस बात की सूचना चुनाव आयोग को देता है। फिर परिस्थिति की गंभीरता पर यह निर्भर करतेगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा। चुनाव आयोग का मामले का अध्ययन करने पर अगर कोई बड़ी गलती या कमी नहीं पाता है तो इस प्रक्रिया को जारी रखने को कहेगा और अगर कोई गंभीर कमी या गलती पाई जाती है तो चुनाव आयोग चुनाव को खारिज कर देगा और फिर से चुनाव के आदेश देगा और सही होने पर कार्य निरंतर चलता रहेगा। काउंटिंग हॉल में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंध होता है। गिनती की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। हर चरण की गिनती में 14 ईवीएम एक साथ खोली जाती है। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ में एक ईवीएम का उपयोग किया जाता है जिसमें 1200 मतदाता मतदान करते हैं। एक दौर में 14 ईवीएम के हिसाब से तकरीबन 10,000 से 12,000 मतों की गिनती होती है। हर दौर की गिनती के बाद मतों को बोर्ड पर लिखा जाता है जिससे पता चलता है कि किस बूथ की ईवीएम को किस टेबल पर रखा जाएगा। इसका चार्ट पहले से ही तैयार रख लिया जाता है। मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ होती है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होती है। वोटों की गिनती के लिए मशीन में मौजूद रिजल्ट 1 बटन को दबाया जाता है। इसके बाद पता चलता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। परिणाम को बड़े बोर्ड पर डिस्प्ले किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के जरिए घोषणा भी की जाती है। सभी 14 टेबल पर मौजूद मतगणना कर्मी हर राउंड में फॉर्म 17C भरकर पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाते जाते हैं। हर चरण में मतों की गिनती के बाद चुनाव अधिकारी 2 मिनट का इंतजार करते हैं। ये केवल इसलिए किया जाता है कि अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज करा सकते हैं। वोटों की गिनती में अगर किसी को आपत्ति हो तो पुनः मतगणना कराने का फैसला रिटर्निंग ऑफिसर पर निर्भर करता है, लेकिन उससे अपने निर्णय के लिए उम्मीदवार को आश्वस्त करना होता है। हर राउंड के बाद रिजल्ट के बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर सूचना देते रहते हैं। लेकिन ईवीएम मशीन से डिस्प्ले हुए रिजल्ट में किसी को बहुत ज़्यादा आपत्ति होती है और विवाद की स्थिति बनाती है तो ऐसे में काम आता है वीवीपैट बॉक्स। ये भी बॉक्स जो ईवीएम मशीन के पास में लगाया जाता है, जिसमें ईवीएम में बटन दबाने के बाद इसमें पर्ची निकलती है और विवाद की स्थिति के समय इन पर्चियों को गिना जाता है। इसके बाद ईवीएम में शो होने वाले रिजल्ट और वीवीपैट की पर्चियों की गणना सही आती है तो वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वह रिजल्ट सही है। अगर दोनों का आंकड़ा गलत होता है तो ऐसी स्थिति में उस बूथ की वोटिंग को रद्द करवा दिया जाता है और पूरी चुनावी प्रक्रिया वापस की जाती है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस चुनाव को लेकर कितनी सावधानी बरती जाती है और कैसे अंत तक रिजल्ट निकाल दिया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें क्योंकि नॉलेज सबको ज़रूरी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।